हाँ जी मेरे सीएमए फाइनल के दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक और नए लेक्चर में दोस्तों, जहां पे हम सीएमए फाइनल लॉ के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कॉम्प्रहेंसिव कवरेज कर रहे हैं दोस्तों। एंड आई मीन इट। इसके पहले हमने पूरा का पूरा डायरेक्टर्स, कंपटीशन और पूरा का पूरा आईबीसी का कॉम्प्रहेंसिव कवरेज किया, यानी कि क्वेश्चन ही देखो इस प्रकार से चुने जा रहे हैं कि वो बेसिक से सारी चीजें कवर करते हैं। अब मैं आज फेमा का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसपे मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं कि फेमा के पहले क्या था, फेरा था, इनके बीच में डिफरेंस क्या था, ऑथराइज डीलर कौन है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है, एंड सो ऑन। यानी कि आपका ओवरऑल चैप्टर भी कवर हो जाएगा और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। बिफोर आई बिगिन दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहता हूं, क्योंकि इसके रिवीजन को डायरेक्ट रिवीजन मैनर में शुरू नहीं किया जा सकता। एक बेस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इवन रिवीजन लेक्चर में भी। तो मैं थोड़ा बहुत बेस आपका मेरे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से क्लियर करना चाहूंगा। उसके बाद मैं स्लोली ग्रेजुअली आपको पूरा फेमा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। इसमें मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर, पास्ट ईयर पेपर, सारी चीज कवर कर लिए। इवन ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है अब तक इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछे बट पूछे जा सकते हैं, वो भी डाल दिया। यानी कि आपकी जो स्टडी मटेरियल के पीछे क्वेश्चंस होते हैं ना, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सारी चीज भी पूरा रिसर्च करने के बाद ये पीडीएफ बना के आपके सामने आया हूं। नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। तो डू लाइक द वीडियो दोस्तों, अगर एफर्ट अच्छा लग रहा है और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। मैं लगातार ऐसी वीडियो पोस्ट करते ही जा रहा हूं। पीछे 3 चैप्टर कर रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है और आगे भी ऐसी पोस्ट करते जाऊंगा दोस्तों। लेट अस बिगिन। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको फटाफट बताना चाहता हूं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था। रेगुलेशन एक्ट 1973, 1947। फेमा आया तो इनको रिपील कर दिया। कब, कौन से साल, क्या रिपील हुआ, वो इस सेशन में जानना जरूरी नहीं है। बेसिक हम यहां से शुरू करते हैं। मान लीजिए देखो, ये अर्जुन है, बड़ा अतरंगी टाइप का आपको दिख रहा होगा, मैनेज कर लेना। अर्जुन है, इसने देखो गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट की है आउटसाइड इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज आया अर्जुन को, क्योंकि डॉलर पे ही पैसे आएंगे। अब ये मैंडेटरी अर्जुन को सरेंडर करना पड़ता है, आरबीआई को डिपॉजिट करना पड़ता है, और इसके बदले आपको क्या मिलेगा, रुपीज मिलेगा। ये पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। क्यों ऐसा करना पड़ता था भाई? देखो, आरबीआई की जो ट्रेजरी है, मैं तब के समय की बात कर रहा हूं जब फेरा हुआ करता था 1947 में। तो आरबीआई का जो खजाना है, जहां पे फॉरेन ट्रेजरी स्टोर करता है, वो बहुत ज्यादा लो था, कम था। तो आप जो भी गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे थे या अभी भी कर रहे हो, आप वहां से जो भी डॉलर कमा रहे हो, वो आपको आरबीआई को देके आपको रुपए मिलेंगे, आरबीआई को देना पड़ेगा, वो डॉलर अपने पास अपने खजाने में रखेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ करता था और क्यों आज भी ऐसा हुआ करता है? तो फेरा के समय क्यों होता था, पहले ये समझते हैं, और फेमा में ऐसा क्यों होता है ये भी समझेंगे। आरबीआई के पास हम क्यों देते थे? क्योंकि भारत तब गरीब देश था, पूरा इंपोर्ट के ऊपर चल रहा था। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए अपने को डॉलर लगता है, फंडामेंटल नीड्स इवन लाइक फूड के लिए भी हमको तब इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा था, और डॉलर के थ्रू हम इंपोर्ट करते थे। तो ये सारी नेसेसिटी चीजों को इंपोर्ट करने के लिए आरबीआई डॉलर का इस्तेमाल कर रही थी, और इसीलिए हम कुछ भी एक्सपोर्ट करें, गुड्स या सर्विस, हमको डॉलर आरबीआई को देना रहता था और उसके बदले हमको रुपए मिलता था। तो इंपोर्ट हाई था और एक्सपोर्ट बहुत नेग्लिजिबल लेवल पे था। तो आइए फेरा में क्या क्या होता था पहले ये समझे, ताकि मैं आपको फेरा और फेमा का डिफरेंस समझा सकूं। सपोज करिए कोई स्टूडेंट है, हायर स्टडीज के लिए यूएसए जाना चाहता है, तो पेरेंट्स को पहले आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती थी। आरबीआई की अप्रूवल मिलती थी, पेरेंट्स को फिर रुपए देने पड़ते थे, रुपए के बदले डॉलर मिलता था। अब यही डॉलर के दम में बच्चे को भेजा जाता था, कहां पे, यूएसए पे। ये फेरा के अंदर एग्जाम्पल हुआ। अब मान लीजिए आपने डॉलर थोड़ा सा ज्यादा भेज दिया, लिमिट एक्सीड कर दी, इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था फेरा में। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता था? पेरेंट्स डरते थे अब्रॉड एजुकेशन के लिए कि भैया जेल वेल ना चले जाए, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है सर। फिर अपने पास सेकंड आ रहा है, मान लीजिए अर्जुन है, अर्जुन पहले अप्लाई करेगा आरबीआई को, लाइसेंस लेगा, फॉरेन पेमेंट लेगा, रुपए देगा, रुपए के बदले आरबीआई इसको डॉलर देंगे सेकंड नंबर में, और अर्जुन अब यूएसए डॉलर भेज के
एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर मंगा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करनी है तो पहले आरबीआई से पूछना पड़ रहा है, आरबीआई को रुपए देने पड़ रहे हैं, बदले में डॉलर मिल रहा है, फिर आप हाई कॉन्फ़िगरेशन का टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर इंपोर्ट कर रहे हो। अर्जुन एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए में गुड्स और सर्विस, अब अर्जुन को उसके बदले डॉलर मिला। अगर अर्जुन ने डिले किया इसको आरबीआई के पास देने से, इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, तो एक्सपोर्टर भी डिमोटिवेट हो रहे थे फेरा के अंदर कि अरे भाई अगर डिले हो गया मेरे को, अगर मैं पैसा नहीं मंगा पाया क्योंकि सामने वाली पार्टी मेरे को पैसा नहीं दे रही है, तो मेरे को क्रिमिनल ऑफेंस के चलते मेरे को जेल में डाल देंगे। ये फेरा के अंदर था, फिर से बोल रहा हूं। एनआरआई है, एनआरआई प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है इंडिया में, उसको भी आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है। आज फेमा के अंदर थोड़ी सी चीजें अलग है। अब इंडियन आईटी कंपनी, इसको दुबई में ब्रांच ओपन करना है, पहले आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई को रुपए देगी, आरबीआई डॉलर देगा, परमिशन लेंगे, फिर वो ब्रांच ओपन करेगा दुबई में। जबकि दुबई में ब्रांच ओपन कर रहा है भाई, वहां से फॉरेन एक्सचेंज में कमाएगा, अच्छी बात है, बट उसके लिए भी अप्रूवल, ये सब फेरा की बात है। मैं आता हूं, देखो अर्जुन है, अर्जुन की रशिया में गर्लफ्रेंड है, मेरे को उसको कुछ गिफ्ट भेजना है, पहले मैं आरबीआई के पास जाऊंगा, अप्रूवल दूंगा, उसको रुपए दूंगा आरबीआई को, आरबीआई मुझे डॉलर देगी, और उसके बाद मैं अपनी रशियन गर्लफ्रेंड को डॉलर पे गिफ्ट दूंगा। अगर मैं बिना परमिशन के दूंगा, ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। इंडिया हेजिटेट कर रहा था एफडीआई में भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी। क्यों? अंग्रेज पहले आए थे, राज करके गए थे, तो हम आजादी के बाद हेजिटेट कर रहे थे। 300% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाए हुए थे कि अगर किसी को भी यहां पे अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है और अगर कोई भी चीज एक्सपोर्ट करनी, 300 रुपए की 300% की इंपोर्ट ड्यूटी थी। इसकी वजह से कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा था, क्योंकि हम चाहते ही नहीं थे तब कि कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, फिर कोई अंग्रेज आए और हमारे ऊपर राज करे। इसकी वजह से आपका पूरा का पूरा जो एक्सटर्नल ट्रेड है ना, वो नेग्लिजिबल लेवल पे था। हम इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा कर रहे थे, बट एक्सपोर्ट एज सच कुछ नहीं कर रहे थे। तो हमारे को डॉलर की जरूरत बहुत ज्यादा थी, लेकिन डॉलर आ नहीं रहा था, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे थे कुछ, हम सब इंपोर्ट कर रहे हैं। समझा सर? तो फेरा को ड्रैकोनियन एक्ट बोला जाता था, रिजिड लॉ बोला जाता था, एफडीआई नहीं थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं था, और बस हम डॉलर को जमा करने में लगे हुए थे। माइनर ऑफेंस के लिए भी आप इंप्रिजनमेंट करवा देते थे। फिर 1990 और 1991 में जब मनमोहन सिंह जी के द्वारा रिफॉर्म्स लाया गया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन में रेगुलेशन थोड़े से इजी किए और ग्लोबलाइजेशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाए, जिसमें हमारा उद्देश्य यह था कि हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे। अब एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, डॉलर भर भर के आएगा, इंपोर्ट कम करेंगे, खर्चा कम करना पड़ेगा। तो अब एलपीजी जब लाया तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये जो दो पॉलिसीज थी, इसके आड़े आ रहा था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बैरियर क्रिएट कर रहा था, क्योंकि वो हर चीज को रेगुलेट कर रहा था, मैनेज नहीं कर रहा था। इसीलिए फेमा आया 1 जून 2000 को, उसने फेरा को हटाया। और ये डिफरेंस है फेरा और फेमा का। अब अल्टीमेटली फेरा तब था जब फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास कम था, फेमा तब आया जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज सफिशिएंट हो गया था। इसका पर्पस सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज को बचाना था, फेमा का पर्पस फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का है। ये रिजिड और ड्रैकोनियन था, वो लिबरल एक्ट है, यानी कि फेमा वाला जो आज चल रहा है। यहां पे कुछ भी ऑफेंस हो रहा था क्रिमिनल था, क्रिमिनल ऑफेंस, और इसके लिए जेल के प्रावधान थे। बट अगर आप फेमा का ऑफेंस करते हैं, इट्स अ सिविल ऑफेंस, फाइन लगता है। कंपाउंडिंग यहां पे सेटलमेंट हो ही नहीं सकता था, फेमा में कंपाउंडिंग पॉसिबल है। ये प्रोहिबिट करता था जेन्युइन पर्पस के लिए भी आपको एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती थी। लेकिन जो जेन्युइन पर्पस है जैसे कि एजुकेशन, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, इसके लिए फेमा इतना ज्यादा आपको प्रोहिबिट या रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। 2.5 लाख यूएस डॉलर की अपने को एक लिमिट दी हुई है, आप हर फाइनेंशियल ईयर उतना 2.5 लाख यूएस डॉलर स्पेंड कर सकते हैं अपने मेडिकल और इस पे। और इवन मेडिकल, एजुकेशन और एमाइग्रेशन, जब आप देश छोड़ के जा रहे हो उस पे तो 2.5 लाख यूएस डॉलर की लिमिट भी नहीं है। ठीक है सर, ये प्रोहिबिट करता था एक्सटर्नल ट्रेड को, फेमा एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट करता है। यहां पे अल्टीमेट पर्पस फेमा का क्या है भाई? इनकमिंग बढ़ाओ, इनकमिंग बढ़ाओ डॉलर की, आउटगोइंग में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर मैं और आपको थोड़ा फिल्टर आउट कर दूं, तो फेरा गेट था जिसपे लॉक लगा हुआ था, कुछ आना जाना अलाउड ही नहीं था जब तक आप आरबीआई से पूछ के चाबी ना ले लो। फेमा क्या है? बोले फेमा एक रिवॉल्विंग डोर है विद अ सीसीटीवी, यानी कि फेमा में सीसीटीवी कैमरा लगा, जहां डाउट आएगा वहां रोक लेंगे। देखो लिखा, फेरा सबको ब्लॉक करता था, सिर्फ कुछ को ही आने देता था जो आरबीआई से अप्रूवल ले रहा है।
फेमा सबको आने देता है, लेकिन सस्पिशियस वालों को छोड़कर, जिसके ऊपर डाउट है उसको छोड़कर सबको आने देता है। यहां पे सब कुछ इलीगल था जब तक आप आरबीआई से पूछ ना लो। फेमा के अंदर सब कुछ लीगल है जब तक आरबीआई या सीजी उसको स्पेसिफिकली प्रोहिबिट या रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हो। बराबर है। आज की डेट में कितने अमाउंट तक का फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रख सकते हो? कॉइन्स अनलिमिटेड रख सकते हो, और नोट की बात करें तो यूएस डॉलर 2000 तक आप रख सकते हो। बराबर है। अब यूएस डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी है, इसलिए पूरे के पूरे फेमा में यूएस डॉलर का ही जिक्र किया हुआ है। अगर मान लो आपके पास यूके के पाउंड्स हैं तो आप उतने पाउंड्स रख सकते हो विच इज इक्विवेलेंट टू यूएस डॉलर 2000। दैट्स इट, ये बेसिक था। अब मैं आता हूं यहां पे, कहते हैं बताओ फेमा और फेरा के बीच में क्या डिफरेंस है। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट फिर से बता दूं, यहां पे आप क्या करते थे, बचाते थे फॉरेन एक्सचेंज को, लेकिन यहां पे आप रेगुलराइज कर रहे हो, यहां पे आप मैनेज कर रहे हो, फ्री फ्लो कर रहे हो ट्रेड का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो ज्यादा। अब आप बचाने के चलते नहीं हो, अब आप बढ़ाने के चलते हो कि भाई हम इंपोर्ट के लिए कम स्पेंड करेंगे और एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाएंगे ज्यादा और स्पेंड कम करेंगे। ये क्रिमिनल लॉ है, ये सिविल लॉ है। यहां पे बहुत स्ट्रिक्ट पेनाल्टी और इंप्रिजनमेंट थी, यहां पे रिलैक्स पेनाल्टी है, और अरेस्ट आपको बहुत एक्सट्रीम केसेस पे किया जाता है। ये रेगुलेट करता था सारे फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटी को, ये सिर्फ कुछ एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, हर एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं करता। ये कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रिक्ट है, ये ट्रांसपेरेंट, इजी टू अंडरस्टैंड, एक्सेस सब बढ़िया, इजी टू एक्सेस और अंडरस्टैंड करने वाला है। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो यहां पे रिस्ट्रिक्टेड फ्लो था, ये प्रमोट करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को प्रमोट करता है, बट हमारी प्रायोरिटी क्या है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है और इंपोर्ट को कम करना है, ताकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे। ठीक है सर, सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर बात करता है, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। कहता है देखो प्रिंटेक्स कंप्यूटर है, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, मान के चलिए ये पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, क्योंकि ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है वो पीआरओआई है। इंडिया में बनी वाली कंपनी पीआरआई है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। सिंगापुर की कंपनी तो बाहर की होगी, पीआरओआई। बहुत सारे बिजनेसेस की ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसका हेडक्वार्टर पुणे में। अब फेमा के अंदर क्या है, जब पर्सन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो कहता है भैया देखो पर्सन में तो सब आएंगे, ये सिंगापुर वाली जो कंपनी वो भी पर्सन है, बट रेसिडेंट इन इंडिया किसको बोलेंगे, तो बोले ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडिया में बनी है वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया के बाहर बनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब लेकिन पीआरओआई की, प्रिंटेक्स कंप्यूटर की एक हेडक्वार्टर पुणे में है, यानी कि ऑफिस ब्रांच एजेंसी इंडिया में है ना, भले ही ऑफिस ब्रांच एजेंसी किसी फॉरेन यानी कि बाहर की कंपनी की हो, पीआरओआई की है तो इंडिया में ना, तो उसको पीआरआई बोला जाता है। तो ये हेडक्वार्टर इन पुणे क्या हो गया, पीआरआई। इसकी ब्रांच दुबई में, एक ब्रांच दुबई में, लेकिन ये दुबई वाली ब्रांच को पुणे वाले हेडक्वार्टर से कंट्रोल किया जा रहा है। तो बताओ आपकी ये वाली पुणे वाली का क्या रेसिडेंशियल स्टेटस है और दुबई वाली का क्या रेसिडेंशियल स्टेटस है। तो पीआरआई के अंदर जो डेफिनेशन दी है, कहता है ऑफिस ब्रांच एजेंसी, भले किसी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया की हो लेकिन है तो इंडिया में ना, तो उसको पीआरआई माना जाएगा, जैसे पुणे वाला। अब दुबई वाली जो ब्रांच है वो भी ऑफिस एजेंसी ब्रांच, भले आउटसाइड इंडिया है, लेकिन उसको ओन और कंट्रोल कौन कर रहा है, तो बोले ओन तो भैया देखो सिंगापुर वाली कर रही, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, बोले कंट्रोल तो पुणे वाली कर रही। तो बोले पुणे वाली तो पीआरआई है ना, बोले हाँ, तो बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो दुबई में उसका कंट्रोल या ओनरशिप, दोनों में से कोई एक अगर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के पास है तो हम दुबई वाली ब्रांच को भी पीआरआई मानेंगे। तो कहता है देखो भाई ध्यान से समझो, ये सिंगापुर वाली जो है ये तो आउटसाइड इंडिया हो गई, अच्छी बात है। अब कहता है पर्सन की डेफिनेशन में ब्रांच ऑफिस और एजेंसी भी आती, चलो ये अपने को पता है, हमको पर्सन की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, हमको रेसिडेंट इन इंडिया की पूछ रहा है। तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में कौन कौन आता है, तो बोले देखो भाई कंपनी अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। ब्रांच ऑफिस एजेंसी, देखो ब्रांच ऑफिस एजेंसी इंडिया में है, भले ओन और कंट्रोल पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया करे। तो जैसे ये हेडक्वार्टर इन पुणे है तो पुणे में ना, भले सिंगापुर वाला कंट्रोल कर रहा है, सिंगापुर वाला ओन कर रहा है तो इंडिया में ना, तो पीआरआई। अब कहता है ब्रांच ऑफिस एजेंसी आउटसाइड इंडिया, दुबई वाले की बात कर रहा है, भले आउटसाइड इंडिया है, लेकिन क्या इसकी ओनरशिप या कंट्रोल पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के पास है, ओनरशिप तो भैया सिंगापुर की है, कंट्रोल तो पुणे वाला कर रहा है, पुणे वाला तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। तो दुबई वाली ब्रांच जो भले ओन्ड नहीं है बट कंट्रोल किसके द्वारा है, प्रिंटर यूनिट जो पुणे में है, तो इसको हम
पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। ठीक है सर, समझ में आया, जीवन में आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 24 में 4 मार्क्स का सवाल था और ऐसे लगातार रेसिडेंशियल स्टेटस पे थोड़ा सवाल पूछते रहता है। अब ये दिसंबर 15 का सवाल है। मैं आपको थोड़ा सा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन बता दूं। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन 2V के हिसाब से, फेमा के 2V के हिसाब से कहता है, अगर कोई व्यक्ति लिखता है, देखो, मस्ट रिसाइड इन इंडिया फॉर अ पीरियड मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आज करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हो कि वो फेमा के हिसाब से पीआरआई है कि नहीं है, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो मोर देन 182 डेज इंडिया में होना चाहिए, यानी कि मोटा मोटा बोलूं 183 डेज और मोर, क्योंकि मोर देन 182 बोला तो 183 डेज और मोर अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप इंडिया में रहे हो तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको पीआरआई बोला जा सकता है। अब एग्जांपल में देखते हैं, कि क्वेश्चन में शेख है, हाँ जी है सर, 150 दिन रहा हुआ है कहां पे, इंडिया में, 13-14 में, उसके बाद वो अब्रॉड चले गया। ठीक है सर, वापस से 1 अप्रैल 2014 को आया एम्प्लॉयमेंट के लिए, कहां पे, इंडिया में। अच्छी बात है, अगर आप इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हो आपको पीआरआई बोला जाता है, बट प्राइमरी कंडीशन क्या है, प्राइमरी कंडीशन क्या, पिछले फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज इंडिया में होने चाहिए थे। तो कहता है बताओ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा 14-15 के लिए। तो 14-15 के लिए वो क्या कहलाएगा, भले आया आज तू 1-4 को आया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन 13-14 को तो तूने सिर्फ 150 दिन इंडिया में बैठा है, 150 डेज ओनली। तो क्या बोला जाए सर इसको, सर इसको पीआरओआई बोला जाए। लेकिन अगर आपने रेगुलर क्लास मेरे से की है तो आपने ये देखा होगा, ये पता नहीं क्यों इसको दिया हुआ है आरबीआई के और सीजी के एक अंडरस्टैंडिंग बोलूं या नोटिफिकेशन के हिसाब से बोलूं, यानी कि आमतौर पर जो चलन में प्रैक्टिस चल रही है, इट डजंट मैटर आप इंडिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन रुके हो कि नहीं रुके हो। अगर आप इंडिया में कोई बिजनेस, किसी एम्प्लॉयमेंट या अनसर्टन पीरियड के लिए इंडिया में आ रहे हो, या 3 पर्पस के लिए इंडिया में आ रहे हो, तो आप पीआरआई हो। इंडिया के बाहर इन 3 पर्पस के लिए जा रहे हो तो पीआरओआई हो। अब सवाल आता है सर हम क्या लिखेंगे, तो ये आपके इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर ही है। आप ये वाला आंसर कोट कर सकते हो कि भाई पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो 183 डेज इंडिया में नहीं था, 150 दिन था, तो हम उसको पीआरओआई बोलेंगे। आपके इंस्टीट्यूट का ही सजेस्टेड आंसर है, बट जस्ट एक प्रैक्टिकल इंसाइट आपको मैंने दिया, क्योंकि आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आपने सारी चीजें मुझसे पढ़ी होगी, तो आपको कंफ्यूजन ना रहे कि क्या लिखना है और एग्जैक्टली क्या है, इसलिए मैंने क्लैरिफिकेशन दिया है। अब आते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में। कहता है भाई बताओ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन फेमा को किसमें बोलते, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है। तो कहता है भैया देखो, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के बारे से बताओ। ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे मेरी, अगर मान लो मैं पीआरआई हूं, फॉरेन असेट या फॉरेन लाइबिलिटी मेरी अल्टर हो रही है, ऐसा मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। यानी कि सर पीआरआई की फॉरेन असेट या फॉरेन लाइबिलिटी अल्टर हो रही है किसी ट्रांजेक्शन से, इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। एग्जांपल, मैंने इंडिया के बाहर किसी कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट किया, तो क्या मेरी इंडिया के बाहर फॉरेन एसेट बनी, हां, तो इस ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक है सर। अब कहता है अगर मान लो कोई पीआरओआई है जो इंडिया के बाहर रहता है, पीआरओआई की इंडियन एसेट या इंडियन लाइबिलिटी अल्टर हो रही है, तो उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। यानी कि बाहर का पीआरओआई अगर इंडिया की किसी कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, हां सर, इसको बोलेंगे उसकी इंडियन एसेट बढ़ी चाहे घटी, इंडियन असेट और लायबिलिटी बढ़ी चाहे घटी, आप उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो सर पीआरआई का फॉरेन असेट फॉरेन लायबिलिटी अल्टर हो रहा है किसी ट्रांजैक्शन से, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। पीआरओआई का इंडिया में इंडियन असेट या इंडियन लायबिलिटी अल्टर हो रहा है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे फेमा के हिसाब से। अब जो कैपिटल नहीं है वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो क्या है सर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, भाई साहब मैंने कैपिटल में इन्वेस्ट किया बाहर, वहां से मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, ये करंट है। मैंने किसी कंपनी को लोन दिया, उसके बदले इंटरेस्ट मिल रहा है, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। क्योंकि जो कैपिटल नहीं है, जहां असेट और लायबिलिटी का बढ़ना घटना नहीं हो रहा है, उसके अलावा सारे करंट है। एग्जांपल में देखेंगे, पहला वाला फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंध में आप कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो किसी एजेंट को अब्रॉड आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंध में, तो भाई साहब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि कोई असेट और लायबिलिटी अल्टर नहीं हो रही। कोई सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, 3 से 4 महीने का शॉर्ट टर्म बैंकिंग कर रहे हो, लोन ले रहे हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है जो आपने लोन दिया था, आपको डिविडेंड मिल रहा है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया था जिस कंपनी की इक्विटी में, वहां से डिविडेंड मिल रहा है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन।
आपके पेरेंट्स स्पाउस चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स स्पाउस चिल्ड्रन अब्रॉड में रहते हैं, आप उनके खर्चा पानी के लिए इंडिया से कुछ पैसे भेज रहे हो, यह भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। आपके पेरेंट्स स्पाउस चिल्ड्रन का अगर एजुकेशन, मेडिकल या फॉरेन ट्रेवल के लिए आप खर्चे कर रहे हो, एक्सपेंसेस कर रहे हो फॉरेन ट्रेवल के लिए, आपके स्पाउस, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के ट्रेवल, एजुकेशन या मेडिकल के लिए, यह भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। तो ये चार तो एक प्रकार से एग्जाम्पल के लिए, चार तो एक प्रकार से एग्जाम्पल के लिए है। आपको तो इतना याद रखना है कि भाई जो कैपिटल नहीं है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, दिस फोर इज हेल्पिंग यू टू फिगर आउट, अच्छा ये कैपिटल नहीं तो ये करंट है। अब अगर डिफरेंस की बात करें कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो करंट तो अपन पढ़ लिया, कैपिटल देखो जो मैंने आपको बोला था कि कहता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, लोन दोगे, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी में, तो ये जहां जहां पे भी आपके असेट अल्टर हो रहे हैं, पीआरआई के फॉरेन एसेट, फॉरेन लाइबिलिटी अल्टर हो रहा है, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, पीआरओआई का इंडियन एसेट, इंडियन लाइबिलिटी अल्टर हो रहा है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। छठे में चलते हैं। छठा अपने को कहता है भाई बताइए क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है फॉरेन एक्सचेंज में डील या होल्ड करने से, ये आपको बताना है। तो इस पे सेक्शन नंबर 3 आता है और सेक्शन नंबर 4 आता है, बात को ध्यान से समझना। कहता है भैया आप फॉरेन एक्सचेंज में कौन कौन से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है। तो सबसे पहला आता है अगर आप एग्जांपल देखो, कोई पीआरओआई है, अमेरिका से मेरा दोस्त आया जॉन, वो मुझे, मैं उसका दोस्त हूं, मुझे डॉलर बेच रहा है और उसके बदले रुपए लेके जा रहा है। फेमा के अंदर आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन आमतौर पर मनी चेंजर होता है, ये जितने भी बैंक होते हैं जो आरबीआई के द्वारा लाइसेंस्ड होते हैं, या फिर सेस के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जिसको आप ऑफशोर यूनिट भी बोलते हो, वहां पे भी एक बैंक रहता है जिसके थ्रू आप फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इन सब लोगों को, मनी चेंजर को, बैंक्स को, और जो ऑफशोर यूनिट के अंदर, सेस के अंदर होते हैं, इन सबको ऑथराइज पर्सन बोला जाता है। यही वो पर्सन है जिसको आप डॉलर देके उनसे, जिनको आप रुपए देके डॉलर ले सकते हो और डॉलर देके रुपए ले सकते हो, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन आप इनके ही थ्रू करोगे क्योंकि आरबीआई के द्वारा ऑथराइज है। अब जॉन इंडिया आया, मनी एक्सचेंजर, मनी चेंजर या बैंक वाले जो हैं उसको अच्छा रेट नहीं दे रहे थे डॉलर का, वो $1 का उसको मात्र 70 दे रहे थे। मैंने कहा जॉन मेरे को दे दे, मैं $1 का तेरे को 80 रुपए दे देता हूं। मैं ऑथराइज पर्सन थोड़ी हूं, मैं आरबीआई से लाइसेंस थोड़ी लिया हुआ हूं। तो कोई भी पीआरओआई डील कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज में अदर देन ऑथराइज पर्सन, ये प्रोहिबिटेड है, आप ऑफेंस कर रहे हो फेमा के हिसाब से। अब कह रहे हो आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो फॉर क्रेडिट ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। जॉन मेरा दोस्त इंडिया के बाहर रहता है, वो इंडिया में इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है। जॉन कहता है प्रीमियम का अमाउंट इंडिया में 2 पे कर दे, मैं कर तो दूंगा पे, बट हमारा जो पर्पस है कि भाई बाहर से जितना डॉलर आ सकता है आ जाए। अब जॉन के बदले में रुपए में पे कर दूंगा तो डॉलर तो नहीं आएगा, इसलिए इसको भी क्या बोला गया है, ये अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। अब कहता है भाई देखो आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो, जॉन आया, रेस्टोरेंट में खाना खाया, रेस्टोरेंट वाला कोई ऑथराइज्ड पर्सन है, आप रेस्टोरेंट वाले को डॉलर पे कर रहे हो। अरे अगर रेस्टोरेंट वाले के पास अगर लाइसेंस हो मनी चेंजर का आरबीआई के द्वारा तो आप दे सकते हो। आप रिसीव कर रहे हो अदर देन ऑथराइज्ड पर्सन कोई पेमेंट पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से। अरे रेस्टोरेंट वाले भैया आप ऑथराइज्ड पर्सन तो हो नहीं, आप इस फॉरेनर को ये बोलो कि भाई जा तू ऑथराइज पर्सन के पास, उसको डॉलर दे, उससे रुपए ले और फिर मुझे दे। या तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जैसे 5 स्टार होटल के अंदर ये मनी चेंज करने की फैसिलिटी होती है, तो 5 स्टार होटल वाले डॉलर में पैसे रिसीव कर लेते हैं क्योंकि उनके पास लाइसेंस होता है आरबीआई के द्वारा। आप कैसे कर रहे हो जी, आप नहीं कर सकते। चौथा, हवाला ट्रांजेक्शन, आप इंडिया में पैसे दो और फॉरेन में कोई व्यक्ति पैसे उठा लेगा, दैट्स एन हवाला ट्रांजेक्शन। सेक्शन 3 के हिसाब से चारों के चारों प्रोहिबिटेड है। अब रिस्ट्रिक्शंस में आते हैं, यहां पे एक कीवर्ड याद रखना, हॉटी, HOTI, होल्ड, ओन, ट्रांसफर, बराबर है क्या, होल्ड, ओन, ट्रांसफर, क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो हॉटी इसको बोला जाता है। तो कहता है जो भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, बराबर है क्या, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, वो इंडिया के बाहर ना तो होल्ड करेगा, ना तो ओन करेगा, ना तो ट्रांसफर करेगा, ना तो पजेस करेगा, ना तो फॉरेन एक्सचेंज, ना तो फॉरेन सिक्योरिटी, ना तो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। अब एक्सेप्शंस क्या समझना,
पहले तो जनरल ब्लैंकेट मना कर दिया, ना तो ओन, ना तो ट्रांसफर, ना तो प्रेजेस, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉरेन के सिक्योरिटी या फॉरेन के एक्सचेंज कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन धीरे से एक्सेप्शन देता है, कहता है ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने आउटसाइड इंडिया ली है बाय अ फॉरेन सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया, प्रॉपर्टी हेल्ड आउटसाइड इंडिया है, बराबर है क्या, बाय अ फॉरेन सिटीजन इन इंडिया, फॉरेन सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि भाई कोई फॉरेन सिटीजन है, वो फॉरेन में ही रहता था, फॉरेन में ही पैसा कमाता था, वहीं पैसा कमा के वहीं कोई प्रॉपर्टी ले लिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब लेकिन वो इंडिया में रह रहा है, तो अब तो हो गया पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, लेकिन है तो वो फॉरेन का सिटीजन, वहीं कमाया था, वहीं से लिया, तो कहता है प्रॉपर्टी आपकी आउटसाइड इंडिया है, लेकिन आप भी तो फॉरेन सिटीजन हो, आप रह बस इंडिया में रहे हो, वहीं कमाए थे, वहीं लिए थे, आज आप इंडिया में रह रहे हो, रेसिडेंट इन इंडिया, चलो ये चलेगा क्योंकि आपने बाहर ही कमाया था, बाहर ही ले लिया, आप इंडिया के कमाए हुए पैसे से नहीं ले रहे हो, ठीक है सर। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय अ पर्सन 8 जुलाई 1947 के पहले आरबीआई के परमिशन से, ये भी चलेगा। तीसरा, अब कहता है आप इंडिया के रेसिडेंट इन इंडिया हो, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, आपको गिफ्ट में या विरासत में आउटसाइड इंडिया कोई प्रॉपर्टी मिली है, अब आपके अंकल रहते होंगे इंडिया के बाहर, उनने इंडिया के बाहर पैसे कमाए, वही प्रॉपर्टी बनाई, अब वो चले गए तो आपको विरासत में दे गए, या तो गिफ्ट दे दिया, ये भी चलेगा। कहता है या तो आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस की है आरएफसी अकाउंट से, आरएफसी अकाउंट क्या है, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, आप 10 साल यूएसए पे रहे, भर के डॉलर कमाए, अब आप वापस फाइनली इंडिया में वापस आ रहे हो, आप नहीं चाहते कि भैया मैं पूरा डॉलर जो है आरबीआई को दूं और उसके बदले रुपए लूं, क्यों, आपके बच्चे अभी भी यूएसए में ही पढ़ रहे हैं, उनको यूएसए की ही पढ़ाई अच्छी लगी, तो आप ये मनी एक्सचेंज करके आप उसकी वैल्यू नहीं गिराना चाहते थे, तो आपने आरबीआई को नहीं दिया, आपने इंडिया आके रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला, वहां पे सारे डॉलर ही रखे रहे, आपने उसको रुपए में कन्वर्ट नहीं करवाया, आपने आरबीआई को नहीं दिया, अब आप यही पैसे जो आप फॉरेन से कमा के लाए थे लेकिन बस एक रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में इंडिया में रखे हो, यही पैसे से जो आप बाहर से ही कमा के लाए थे, यही पैसे से अगर आप फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेक्शन 4 के एग्जम्पशन में ये सारी चीजें अलाउड है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, बी है लॉटरी जीता है, अब ये लॉटरी के पैसे को 25,000 यूएस डॉलर, यानी कि लॉटरी के पैसे को आरबीआई को देगा, आरबीआई से 25,000 डॉलर लेना चाहता है और अपने लड़के को यूएसए में ये रेमिट करना चाहता है, यूएसए में रेमिट करना चाहता है अपने लड़के को, लॉटरी से पैसा जीता हुआ। अब इसके लिए फेमा ये कहता है भाई आपने कोई कमाया तो नहीं है, लॉटरी से पैसे जीता है लक में, अब आप उस रुपए को आरबीआई को दे रहे हो और उससे डॉलर ले रहे हो, ये तो मेहनत की कमाई नहीं है, बेफिजूल का आप डॉलर हमारा कम करके अपने बच्चे को भेज रहे हो, ये प्रोहिबिटेड है। रूल नंबर 3 रीड विद शेड्यूल 1, लॉटरी से जीता हुआ रुपया आप दे के आरबीआई से डॉलर लेके अपने बच्चे को नहीं भेज सकते, तो आप ये रेमिट नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है। 8 में चलते हैं, बढ़िया पॉइंट है, ध्यान से समझना। अशीमा है, मित्तल की डॉटर है, मित्तल कौन है, एक्सपोर्टर है। अब अशीमा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है बहुत समय से, वो चाहती है कि एक फ्लैट खरीदे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो अनमैरिड है, वो अपने फादर को भी जॉइंट होल्डर बनाना चाहती है उस फ्लैट में, पूरा का पूरा पैसा वो खुद पे करेगी अशीमा, लेकिन बस अपने फादर को जॉइंट होल्डर बनाएगी। प्रोविजन बताओ फेमा के हिसाब से किस टाइप का ट्रांजैक्शन ये माना जाएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा, और ये बताओ क्या मित्तल यानी कि पिताजी अपने फादर अपनी डॉटर के साथ जॉइंटली फ्लैट ले सकते हैं क्या ऑस्ट्रेलिया में। तो आइए सबसे पहले यहां पे चलते हैं। कहता है जो भी प्रोविजन है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के संबंध में, चाहे एक्वायर करो चाहे ट्रांसफर करो, वो यहां पे गवर्न हो रहे। तो पहला कहता है भाई देखो, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मे एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। कैसे, अभी ऊपर पढ़ाया था, या तो गिफ्ट और इनहेरिटेंस करके, बराबर है, या तो आरएफसी अकाउंट से, ये दोनों तो ऊपर ही कवर हो गया था। तीसरा आता है ज्वाइंटली अपने रिलेटिव के साथ, जो कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। क्या असीमा मित्तल की रिलेटिव है, क्या वो आउटसाइड इंडिया है? हाँ, लिखता है प्रोवाइडेड देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कोई आउटफ्लो नहीं होना चाहिए, यानी कि मित्तल साहब आप कोई भी पैसा इंडिया से लेके नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, रिलेटिव के साथ ले रहा है, पूरा पैसा असीमा देने वाली है, मित्तल 1 रुपए नहीं दे रहा है, आप ले सकते हो। ये देखो 1C के अंदर
अब आता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया ले सकता है इनहेरिटेंस और गिफ्ट से, माना। कहता है लेकिन फॉरेन एक्सचेंज के प्रोविजन का ध्यान रखते हुए आप ले सकते हो, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज के प्रोविजन का ध्यान पे रखते हुए, ठीक है। यहां पे कहता है कंपनी है जिसका ओवरसीज ऑफिस है आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया ऑफिस है, उसके स्टाफ होंगे, उनके एम्प्लॉय होंगे, उनको कहां रखेंगे? तो बोले ये कंपनी जिसका ओवरसीज ऑफिस आउटसाइड इंडिया है, ऐसी कंपनी इंडिया की जिसका इंडिया के बाहर ओवरसीज ऑफिस है, वो अपने एम्प्लॉइज के लिए, वो अपने स्टाफ के रेसिडेंशियल पर्पस के लिए फेमा के प्रोविजन के हिसाब से इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया ले सकते हैं। अब हमारी तो कोई कंपनी नहीं है, हमारी तो असीमा है और मित्तल है। अगर ऊपर के प्रोविजन लगाए तो 1C के हिसाब से मित्तल भले रेसिडेंट इन इंडिया है, अपने डॉटर को आउटसाइड इंडिया ज्वाइन कर सकता है फ्लैट लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पे। अब ये पूछा था कि कौन सा ट्रांजेक्शन है। अब आप देखो असीमा के लिए तो ये कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं, क्योंकि असीमा PROI है, उसका इंडिया में कोई एसेट और लाइबिलिटी का कोई अल्टरेशन नहीं हो रहा है। बट मित्तल के लिए ये एक फॉरेन एसेट बन रही, क्योंकि वो भी ओनर बन रहा है। तो मित्तल के लिए जो पिताजी हैं उसके लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, क्योंकि पिताजी इंडिया में है, दैट इज PRI है, ठीक है सर। यहां पे आते हैं, अब एक क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है भाई देखो कंपनी है यूनाइटेड किंगडम में बनी हुई है, अच्छी बात है, यूके की कंपनी, इसकी ब्रांच ऑफिस चेन्नई में है। तो ये कंपनी जो है जो यूके की है तो PROI होगी, जो ब्रांच ऑफिस चेन्नई में है ये PRI हो गई। कहता है बताओ रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा चेन्नई ब्रांच का? चेन्नई ब्रांच का PRI हो गया रेसिडेंट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में चेन्नई ब्रांच इमूवेबल प्रॉपर्टी चेन्नई में ले रही है। बताओ क्या होगा, क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है? अरे भाई जब चेन्नई ब्रांच जो PRI है वो इंडिया में ही एसेट ले रही है, तो फॉरेन एसेट थोड़ी अल्टर हो रही है, तो इंडिया में। बट PRI का इंडिया में एसेट बढ़ने को अपन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं बोलते। तो पहले तो बताया कि वो PRI है, फिर बताया कि भैया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा क्योंकि PRI ही इंडिया में ले रहा है। तो देखो लिखा हुआ है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय चेन्नई ब्रांच, क्योंकि आप PRI ही हो, ठीक है सर। अब आती है लोमिया, आउटसाइड इंडिया, वो इनहेरिट करने वाली अपनी फादर से कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब लोमिया आउटसाइड इंडिया रहती है, इंडिया के बाहर रह रही लोमिया, लेकिन वो अपने फादर से जो 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 इन इंडिया, लोमिया तो आउटसाइड इंडिया, फादर इन इंडिया। अब फादर विरासत में गिफ्ट कर रहा है बोल लोमिया को क्या? प्रॉपर्टी। क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है? कहता है भाई अब भी पढ़े थे, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ओन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है इन इंडिया में इफ सच करेंसी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, जब वो इंडिया में था। यानी कि अगर कोई PROI है, PROI इंडिया में फॉरेन इंडिया में इंडियन शेयर्स की कंपनी रखना चाहता है, इंडिया में कोई प्रॉपर्टी रखना चाहता है, रख सकता है, लेकिन तभी जब उसने इंडिया में रह के इंडिया में कमाया और इंडिया की ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। एक तरीका ये है, बराबर है क्या? या तो दूसरा तरीका ये है कि आप इनहेरिट कर लो, देखो यहां पे लिखा हुआ है इनहेरिट कर लो फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट, फ्रॉम अ पर्सन हु वाज रेसिडेंट इन इंडिया। अब लोमिया आप तो बाहर हो, आप तो यहां पे कुछ कमाए नहीं, आपके पिताजी जो यहां पे रेसिडेंट इन इंडिया है, आप उनसे इनहेरिट कर सकते हो, मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लोमिया आप चाहो तो ये प्रॉपर्टी ले लो, आप चाहो तो इस प्रॉपर्टी को बेच के ये पैसे को आप वापस ले जा सकते हो इंडिया के बाहर। क्यों? अल्टीमेटली वो सोर्स देख रहा है फेमा कि भाई जो पिताजी हैं वो इंडिया में रहे, हाँ, इंडिया में कमाए, हाँ, इंडिया में प्रॉपर्टी लिए, हाँ, तो किस सोर्स से वो प्रॉपर्टी बनी? इंडियन सोर्स से। अब वो अपनी बेटी को दे रहे, भाई है तो रिलेटिव, बेटी को दे दिए, बेटी रख भी सकती है इनहेरिट में, बेटी चाहे तो इसको बेच बाच के पैसा आप लेकर जा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11 में चलते हैं। अब 11 बात करता है, भाई देखो ध्यान से समझना, इस पे कुछ प्रोहिबिशन है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, हाँ भाई साहब। कहता है क्या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन है? ये आपको बताना है, और आपको ये बताना है कि मान लीजिए लोन अमोर्टाइज करने के लिए हमको अगर फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो क्या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है? तो बिफोर आई टेल यू कि भाई लोन अमोर्टाइजेशन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। लोन अमोर्टाइजेशन का मतलब आपने फॉरेन से कोई लोन लिया है, आप इस लोन को रीपे करना चाहते हो, इसको बोलते हैं लोन अमोर्टाइजेशन। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में रिस्ट्रिक्शन है इस चीज के लिए कि लोन अमोर्टाइजेशन के लिए या डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। क्या मतलब सर?
आपने फॉरेन से कोई लोन लिया है, अब आपको इसको रीपे करना है। आप रीपे करने के लिए रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हो जब आप लेने के लिए तो कुछ लगा नहीं रहे हो, रीपे के समय रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, ऐसे तो आपको लोन मिलेगा नहीं। डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जापान की एक कंपनी है, इंडिया में इन्वेस्ट की, कंपनी बनाई, नहीं चल पाई वो कंपनी, अब वाइंड अप करके जा रहे हैं। वाइंड अप करके जा रहे हैं तो भाई जितना पैसा लाए थे सब बेचे बाचे, डेट पे किए, अब जो बच गया वो लेकर जाना चाहते हैं। तो आए थे जापानीज येन लेके, जापानीज येन देके आपसे रुपए लिए, यहां पे इन्वेस्टमेंट किया, नहीं चला, सब कुछ बेचा, बेच बाच के अब जो रुपए बचा है वापस से आरबीआई को दे रहे कि अब जापानीज येन दे दो, लेकर चले जाते हैं। अब ये मना नहीं कर सकते, ऐसे में तो वो इन्वेस्टमेंट करने ही नहीं आएंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन यानी कि रीपेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट, ये दो चीज के लिए फॉरेन एक्सचेंज के ड्रॉल पे आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। ऐसे प्रकार के कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो है इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगने वाला है, ठीक है सर। फिर कहता है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो इंडियन कंपनी में शेयर्स लेना चाहता है, लेकिन वो इंडियन कंपनी जो है प्लांटेशन एक्टिविटी में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वैसे इन जनरल पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो बाहर की पार्टनरशिप फर्म हो, वो इंडिया में इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर्स पे इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन कुछ प्रोहिबिटेड सेक्टर है, जैसे प्लांटेशन एक्टिविटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, रियल स्टेट में कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस हो गया, ये सारे प्रोहिबिटेड सेक्टर है। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स हो गया, इन सब में आप प्रोहिबिटेड। तो आइए मैं आपको फटाफट बताता हूं। देखो कहता है वैसे तो भाई आप कर सकते हो, लेकिन कहता देखो अब पीआरओ इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कोई भी फॉर्म में, कंपनी में, पार्टनरशिप में, प्रोप्राइटरी में, अगर वो कंपनी किस में एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी। और कौन कौन से प्रोहिबिटेड सेक्टर है वो आगे आएंगे, जैसे मैंने रियल स्टेट बोला, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस बोला, एंड सो ऑन। चलिए जीवन में आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है ओडीआई के बारे से बताओ और ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट के बारे से बताओ इन्वेस्टमेंट में। अब ओडीआई क्या है भाई साहब? कहता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इधर अंडर ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट बाय वे ऑफ, कैसे कैसे कर सकते हो। ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कहते हैं भाई देखो कैसे कर सकते हो। या तो आप किसी फॉरेन एंटिटी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है तो मेमोरेंडम में कैपिटल सब्सक्राइब करते हो, वहां से कर सकते हो। या तो आप बाद में कंपनी बन चुकी है उसके एग्जिस्टिंग शेयर्स ले सकते हो, मार्केट से परचेस करके, प्राइवेट प्लेसमेंट करके, या फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए। अब डिफरेंस बताओ, नाम पे ही क्लियर है भैया। ऑटोमेटिक रूट क्या है? जहां पे आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आरबीआई से कोई अप्रूवल की लेने की जरूरत नहीं है। और आपका जो ये वाला रूट है अप्रूवल रूट, यहां पे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो आपको आरबीआई से पूछ के करने पड़ेंगे। अब क्या लिमिट है, कैसी है, बात को ध्यान से समझ के लीजिएगा। तो देखो कहता है अगर मैं बात करूं एलिजिबल लिमिट अंडर ऑटोमेटिक रूट, नाम पे ऑटोमेटिक रूट रखा हुआ है लेकिन ऑटोमेटिक के अंदर भी इन्हें अप्रूवल डाला हुआ है, बिल्कुल बात को ध्यान से समझना। कहता है भैया देखो कितनी लिमिट है ओडीआई की अगर आप ऑटोमेटिक रूट से जाते हो, तो कहता है अप टू 400% नेटवर्थ, यानी कि पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। अब कहता है भैया देखो ये है आपकी लिमिट, इंडियन कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स का 400%। सुनना, ये जुलाई 3 2014 की थी। अब इस पे क्या मार्ज किया इन्होंने, क्या रिस्ट्रिक्शन डाली, ये समझना। तो कहता है मान लीजिए कोई इंडियन पार्टी है, अब विद इन 400 नेटवर्थ लिमिट जो है ये तो अलाउड है आपने बोला, तो कहता है देखो फाइनेंशियल कमिटमेंट, ये वैसे तो आपने बोला कि भैया 400% नेटवर्थ का अलाउड है, लेकिन अगर आप इसका 400% करते हो और आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट आउटसाइड इंडिया $1 बिलियन को एक्सीड करते हैं तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब वैसे तो आपने 400% नेटवर्थ का बोला है, बट अगर ये 400% नेटवर्थ का $1 बिलियन तक रहता है तो आपकी ऑटोमेटिक रूट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 400% $1 बिलियन को अगर एक्सीड कर रहा है तो आप ऑटोमेटिक रूट में भी भले क्यों ना हो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एग्जांपल देखो, कहता है भैया देखो इंडियन कंपनी है, हाँ जी इंडियन कंपनी है, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व नेटवर्थ $500 मिलियन है, ठीक है सर। अब आप इसका 400% करोगे तो $2 बिलियन आ गया। अब 2 बिलियन आ गया ना, आ गया सर। क्या ये एक्सीड कर रहा है $1 बिलियन को? हाँ।
लेकिन है तो सर 400% में, बट फिर भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो कहता है भैया देखो, नॉर्मली ऑटोमेटिक रूट में कंपनी तो इतना इन्वेस्ट कर सकती बिना अप्रूवल के, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हो तो क्या ये यूएस डॉलर 1 बिलियन को एक्सीड कर रहा है? हाँ, भले 400 लिमिट में, 400% की लिमिट में, लेकिन क्या 1 यूएस डॉलर 1 बिलियन को एक्सीड कर रहा है? तो भाई आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिक रूट के अंदर भी एक लिमिट लगा है जहां पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो कहता है भाई साहब, अगर आप इन्वेस्टमेंट मान लो 1.2 बिलियन का करना चाहते हो, 1 बिलियन से एक्सीड हो ही रहा है ना, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है सर। फिर अप्रूवल रूट है, अप्रूवल रूट में आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है, प्रोसीजर बताए हुए हैं। जब आरबीआई आपको अप्रूवल देती है तो देखती है कि भाई आप जो आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट कर रहे हो किसी होल्डी ओन्ड सब्सिडरी में, जॉइंट वेंचर में, क्या वायबिलिटी यानी कि क्या फायदा हो सकता है आपको, फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है। जब आप ऐसे इन्वेस्ट करोगे तो इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंडिया को क्या फायदा होगा। तीसरा, फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इंडियन एंटिटी की और फॉरेन एंटिटी की। ये सब कुछ देखते हुए आपको आरबीआई अप्रूवल देगा। ये अप्रूवल रूट के अंदर है। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं बताओ कौन कौन से परमिटेड इन्वेस्टमेंट है बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया वाला पर्सन इंडिया के कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है। तो कहता है भाई सबसे पहले तो आप एंट्री रूट देख लेना, क्योंकि कुछ कुछ सेक्टर के लिए इंडिया में अप्रूवल रूट से आना पड़ता है, कुछ कुछ ऑटोमेटिक रूट में। सेक्टोरल कैप देख लेना कि भाई उस सेक्टर में आपको कितना लिमिट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की लिमिट देख लेना। ये सबको ध्यान पे रखते हुए आप क्या क्या कर सकते हो। तो बाहर का बंदा रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इंडियन कंपनी के कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है, इक्विटी में, डिबेंचर्स में एंड सो ऑन। वो लिस्टेड इंडियन कंपनी के कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में भी कर सकता है इन्वेस्ट। कहता है आप एलएलपी, फर्म, प्रोप्राइटरी कंसर्न, इस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि इंडिया के फर्म, एलएलपी, प्रोप्राइटरी कंसर्न में। अब कहता है आप एलएलपी में इन्वेस्टमेंट कर दो, आप फॉरेन वेंचर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर दो, आप इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्टमेंट कर दो, आप इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रांसफर कर दो फॉरेन डिपॉजिटरी को डिपॉजिट रिसिट के लिए। क्योंकि बाहर वाला बंदा जो अगर इंडिया में लोन लेना चाहता है तो क्या करता है, जीडीआर और एडीआर करता है, या तो वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का भी परचेज और सेल कर सकता है। ये सारे के सारे परमिटेड इन्वेस्टमेंट है, प्रोवाइडेड आप लिमिट, सेक्टोरल कैप और कौन से रूट से आना है इसका ध्यान रखें। अब कहता है शॉर्ट नोट्स बताइए, प्रोहिबिटेड सेक्टर और पर्सन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कर सकता है, यानी कि इंडिया में कौन कौन से सेक्टर प्रोहिबिटेड है, जो पीआरओआई के लिए जैसे मैंने बताया था, आगे सब आएंगे इस पे, यही सारी चीजें। और ईसीबी के बारे से बताओ। तो पहले तो मैं ईसीबी के बारे से आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये बता देता हूं कौन कौन से प्रोहिबिटेड सेक्टर है, ये एमसीक्यू में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कहता है भैया देखो, लॉटरी के बिजनेस में इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी, इस पे पीआरओआई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिटेड सेक्टर है फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। गैम्बलिंग एंड बेटिंग इंक्लूडिंग कैसीनोस, बाहर वाला बंदा नहीं कर सकता है आप, यानी कि एफडीआई नहीं कर सकते, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। चिट फंड्स में, अब चिट फंड्स आपको पता ही है, कंट्रीब्यूट करते हैं और जो मेंबर की जरूरत होती है उसको दे देते हैं। अब चिट फंड में वैसे तो मना किया, लेकिन कहता है कोई पीआरओआई चिट फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अगर वो इन्वेस्टमेंट एनआरआई कर रहा है, यानी कि पीआरओआई एंड ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉन रिपाट्रिएशन बेसिस में। नॉन रिपाट्रिएशन बेसिस का मतलब आप पैसे यहां पे लगाओ, आप इस पैसे को यहीं खपाओगे, आप उसको बाहर नहीं ले जा पाओगे, तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। लेकिन वो भी किसके लिए बोला है, या तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या एनआरआई है, माना एनआरआई है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉन रिपाट्रिएशन बेसिस में करना चाहता है तो कर सकता है, रिपाट्रिएशन बेसिस पे तो नहीं कर सकता। उसमें एक शर्त और बता दूं, ये जो भी पैसा आएगा बैंकिंग चैनल के ही थ्रू आना चाहिए, अन्यथा आप नहीं कर सकते। निधि कंपनी में नहीं कर सकते, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट में नहीं कर सकते, रियल स्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस में नहीं कर सकते। अब रियल स्टेट बिजनेस में क्या बोल रहा है, आपको लैंड नहीं लेना दिया जाएगा, आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहां इन्वेस्ट करना चाहते हो, रेसिडेंशियल फ्लैट बन रहा है वहां इन्वेस्ट करना चाहते हो, कर सकते हो। सिगार, चिरोट्स, ये सिगरेट्स, टोबैको, ये सब में हमारी यूएसपी है भाई साहब, आप यहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन, ये सब पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये सब हमारे पास रहेगा, ठीक है। और अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान का कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है उसको तो सीजी की अप्रूवल लगनी पड़ेगी। अब आते हैं ईसीबी के ऊपर। क्या है सर ईसीबी, नाम पे ही है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यानी कि इंडिया का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर एक्सटर्नल यानी कि फॉरेन से
बिजनेस के लिए बोरोइंग ले रहा है, तो अब ले लिया, अब लेने के बाद इमीडिएटली तो उसको यूज होने वाला नहीं है, तो क्या वो जब तक यूज नहीं हो रहा है कहीं इन्वेस्ट कर सकता है? तो कहता है डिपेंड करता है आप ईसीबी कहां के लिए लियो। क्या ईसीबी आप फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर के लिए लियो, क्योंकि बाहर ही आपका खर्चा हो रहा है तो बाहर से ही ले लिया, तो आप इसको अब्रॉड में ही पार्क कर सकते हो जब तक आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। जब तक इसका यूज करने का वक्त नहीं आया आप किसी लिक्विड एसेट में इसको पार्क करके यानी कि इन्वेस्ट करके रख सकते हो। लेकिन अगर आप इसको इंडिया में एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप इमीडिएटली पहले तो उसको ले आओ, लाने के बाद आप उसको रुपीस में कन्वर्ट कर लो और आप ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक के पास लिक्विड एसेट में आप इसको मैक्सिमम 12 महीने तक इसको क्या कर सकते हो, पार्क कर सकते हो। ठीक है सर, मैं क्वेश्चन नंबर 15 में चलता हूं। 15 थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यह जून 25 पे 7 मार्क्स का पूछा गया था। प्रैक्टिकल इन द सेंस केस स्टडी वाला है, प्रोसीजरल बातें इस पे बताई गई है। आइए बात को ध्यान से सुनना। कहता है 10th मई 2024 को बुडंग पेस्ट GmbH एक जर्मन पेस्टिसाइड कंपनी है, उसने 1.5 मिलियन यूरो यानी कि लगभग 14 करोड़ के आसपास का इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया एबीसी पेस्टिसाइड्स प्राइवेट लिमिटेड में। ये इंडियन पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर बेस्ड कंपनी है रायपुर में। ठीक है सर, शेयर 15 तारीख को इशू कर दिए गए ऑटोमेटिक रूट के द्वारा और एबीसी को रिसीव हो गए फंड डेजिग्नेटेड एफडीआई बैंक अकाउंट में। अच्छी बात है। अब ओवरसाइट हो गया, ओवरसाइट यानी कि धोखे से, गलती से, ध्यान पे नहीं रहा। जो एबीसी है, जो इंडियन कंपनी है, वो एफसीजीपीआर फाइल नहीं कर पाई आरबीआई के पास। अब ये एफसीजीपीआर क्या है? जब भी किसी इंडियन कंपनी को फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है तो मोटा मोटा 30 दिन के अंदर आपको ये आरबीआई को बताना पड़ता है कि मेरे को किस चीज के लिए कितना अमाउंट आया, मैंने कितना इक्विटी शेयर दिया है। डिले नोटिस कब हुआ? इंटरनल ऑडिट के दरमियान अगस्त 2024 में। तब तक 60 दिन बीत चुके थे अलॉटमेंट से। बाद में यह डिस्कवर हुआ कि एबीसी ने अपडेट भी नहीं किया है एंटिटी मास्टर फॉर्म आरबीआई के फॉर्म्स पोर्टल में। अब ये क्या है सर? एंटिटी मास्टर फॉर्म आरबीआई के फॉर्म पोर्टल के अंदर, और कह रहा है 2022 से आपने ये नहीं किया हुआ है। तो ये भी एक मास्टर फॉर्म है जो ये बताता है कि अब तक आपको जितने भी इन्वेस्टमेंट आए इसका पूरा रिकॉर्ड यहां पे मेंटेन करना रहता है। तो एफसीजीपीआर कब तक करना रहता है? जब आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है तब आपको 30 दिन में करना रहता है। और ये जो मास्टर फॉर्म है इसमें आप लगातार एक प्रकार से आप लॉग मेंटेन करते हो, अब आया तब आया, एक रजिस्टर प्रकार से। अब कहता है इवन दो द कंपनी रिसीव की एफडीआई पास में भी, लेकिन अभी भी आपने मास्टर फॉर्म में अपडेट नहीं किया। इस इंफॉर्मेशन के बेस में आपको बताना है क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अंडर फेमा होने चाहिए एफसीजीपीआर के फाइलिंग के लिए, और आपको ये जो मास्टर फॉर्म भरना था फॉर्म्स पोर्टल में उसका क्या कंप्लायंस होना चाहिए, और नॉन कंप्लायंस की वजह से आपको क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, और आपको रेमेडियल स्टेप भी बताना है। तो आइए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला एफसीजीपीआर की बात करें तो कहता है देखो एफसीजीआर यहां पे आया, देखो इंडियन कंपनी अगर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को देती है तो कंपनी को एफसीजीपीआर फर्म्स पोर्टल के थ्रू फाइल करना होता है। ये एफसीजीपीआर 30 दिन में आपको देना पड़ता है जब से आपने शेयर्स इशू किया है। शेयर्स इशू किया 15 तारीख को, अभी तक आपने एफसीजीआर फाइल नहीं किया जो कर देना था 30 दिन के अंदर। तो फाइलिंग आप करते हो किसको? ऑनलाइन थ्रू सिंगल मास्टर फॉर्म ऑन द आरबीआई फॉर्म्स पोर्टल अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेशन। जो करना था आपने नहीं किया। अब कहता है हर एंटिटी को एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितना जितना आया है उसका आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है एंटिटी मास्टर फॉर्म ऑन आरबीआई फॉर्म्स पोर्टल। जो रिसीव कर रहे हो लगातार जितनी बार आए तब तक आपको ये मास्टर फॉर्म को मेंटेन करना पड़ता है। अब एंटिटी मास्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की डिटेल होती है, इंफॉर्मेशन को आपको हर बार अपडेट करना पड़ता है, एक्यूरेट करना पड़ता है कि अब तक कितना रिसीव हो गया। अब ना तो आपने एंटिटी मास्टर फॉर्म भरा है, ना तो आपने एफसीजीपीआर किया है। अब अगर आप ये नहीं करोगे तो भैया ये नॉन कंप्लायंस माना जाएगा, इससे आपको पेनल्टी लगेगी। रेमेडियल एक्शन ये है कि पहले तो आप लेट फीस फाइल करके, लेट फीस देते हुए एफसीजीपीआर फाइल कर दो, एंटिटी मास्टर फॉर्म को अपडेट कर दो और इंश्योर करो कि जीवन में फर्दर आपका कोई कॉन्ट्रावेंशन ना हो ताकि आपको पेनल्टी ना लगे। एंड दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं।
इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। ये दिसंबर 24 में देखो 7 मार्क्स का पूछा था, और ये रोज के जीवन में काम आने वाली चीज है। सर कैसी बात कर रहे हो, रोज के जीवन में कैसे काम आएगी? भाई ऐसा व्यक्ति जिसका बच्चा बाहर पढ़ता है, ऐसा व्यक्ति जिसका फॉरेन में कोई रिलेटिव रहता है, ऐसा बच्चा जो फॉरेन में अभी एजुकेशन में है या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया, या जिसकी बीवी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गई है, ये सारी चीजें तब यूज होती है। ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है। इस स्कीम के तहत हर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके मार्च, फिर चाहे वो माइनर क्यों ना हो, पर फाइनेंशियल ईयर पर इंडिविजुअल $2,50,000 आप आरबीआई के पास से ले सकते हो। आप रुपए दो, रुपए के बदले $2,50,000 आप आरबीआई से ले सकते हो, पर इंडिविजुअल पर फाइनेंशियल ईयर। इंडिविजुअल भी ले सकता है। किस चीज के लिए ले सकता है? कहता है आप कोई भी परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? एजुकेशन हो गया, शॉपिंग हो गई, गिफ्ट आपको किसी को करना, ये सब है। हाँ, इस पे क्या नहीं आएगा? अगर आप ट्रेवल कर रहे हो नेपाल या भूटान, नेपाल या भूटान आप ट्रेवल कर रहे हो, या नेपाल या भूटान के किसी व्यक्ति के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपको इसके लिए ये $2.5 लाख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर नेपाल और भूटान में इंडियन करेंसी भी चलती, तो आप वेस्ट मत करो फॉरेन करेंसी को। तो ठीक है सर, कोई भी परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर लो जहां पे ये नेपाल भूटान वाली चीज तो बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। क्या सर? आप फॉरेन की किसी कंपनी के इक्विटी शेयर ले सकते हो, आप फॉरेन में किसी को लोन दे सकते हो। कब तक का? अप टू $2.5 लाख। सर $2.5 लाख के ऊपर नहीं कर सकता। कर सकते हो, लेकिन आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। $2.5 लाख तक आपको लिबरल रखा हुआ है, फ्री रखा हुआ है। $2.5 लाख तक कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। $2.5 लाख के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आपको अप्रूवल की जरूरत है। आप गिफ्ट दे दो, आप फॉरेन ट्रैवल कर लो, नेपाल भूटान को छोड़ के। आप बिजनेस मीटिंग में जा सकते हो, आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हो। या इसके लिए $2.5 लाख आपको मिला है। ठीक है सर, अब नीचे देखो, यहां पे लिखा हुआ है सारी चीजें। प्राइवेट विजिट करो, नेपाल भूटान को छोड़ दो, गिफ्ट डोनेशन हो गया, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट हो गया, एमाइग्रेशन, दुनिया ही छोड़ के जा रहे हो, इंडिया का छोड़ के आप फॉरेन में बसना चाह रहे हो, क्लोज रिलेटिव को मेंटेनेंस देना चाहते हो, बिजनेस के लिए ट्रैवल करना चाहते हो, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हो, आप किसी मेडिकल पेशेंट के साथ अटेंडेंट बन के जाना चाहते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड लेना चाहते हो, स्टडीज करना चाहते हो, आप ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, और ऐसा कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए पर ईयर, पर इंडिविजुअल, पर फाइनेंशियल ईयर, पर इंडिविजुअल $2,50,000 आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। कहता है कुछ इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशंस बताओ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के हिसाब से। वही घिसा पीटा चीज आएगा। पर फाइनेंशियल ईयर, पर इंडिविजुअल $2.5 लाख है। कोई भी परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, कॉम्बिनेशन कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी कितना बोला है? भाई साहब बोले कोई लिमिट नहीं है, एक फाइनेंशियल ईयर में इस लिमिट के अंदर जितना चाहो उतना कर सकते हो। एनुअल लिमिट $2.5 लाख है, इसके ऊपर जाओगे तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब कहता है बताओ कौन कौन से ऐसे रेमिटेंस है जो प्रोहिबिटेड, आप इसको पढ़ लेना है, थोड़ा सा रिपीटेड है। मैं यहां पे आता हूं, कहता है भाई ये बताओ, ये वाली बात बताओ, अदर देन इंडिविजुअल जो है वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन कर सकता है। देखो यहां पे एक बात लिखी हुई है, कहता है विच आर रेमिटेंस आर प्रोहिबिटेड अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। एक तो ये हो गया। डिस्कस व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू एंटिटीज अदर देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अलावा कॉर्पोरेट्स को क्या क्या फैसिलिटी मिली हुई है, किस चीज के लिए सर? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो कहता है भैया देखो, एक तो कॉर्पोरेट डोनेशन कर सकता है, कितना, ये लिमिट्स को ध्यान रखना, 1% अपने फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पिछले 3 साल की देखनी है, पिछले 3 साल की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का 1%, या तो $, 5 करोड़ है, देखो ये देखो $, 5 करोड़, सॉरी 50 लाख, $, 50 लाख, 50 लाख $, और 1%, 50 लाख $, और 1%, दोनों में जो भी कम है, वापस रिपीट कर रहा हूं, 50 लाख $, और 1%, पिछले 3 साल के फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का 1%, इन दोनों में से जो भी कम होगा, इतने अमाउंट तक का आप डोनेशन कर सकते हो बिना आरबीआई के अप्रूवल के। इसके ऊपर अगर आपको करना है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लगता है। इस अमाउंट तक आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी में क्या क्या आता है? आप किसी फैकल्टी का यहां पे पेमेंट दे रहे हो, एजुकेशनल चेयर का मतलब किसी फैकल्टी का पेमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के फंड में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, आप कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, याद रखिएगा, $50 लाख
और 1% पिछले 3 साल के फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का, दोनों में से जो भी कम है इतने तक आरबीआई की कोई अप्रूवल नहीं, इसके ऊपर आरबीआई की अप्रूवल लगेगी अगर आप इसके ऊपर डोनेट करना चाहते हो तो। कमीशन देना चाहते हो तो अब कमीशन भी पर ट्रांजेक्शन है। किसको कमीशन देना चाहते हो भाई? रेसिडेंशियल फ्लैट बिकवाया है बाहर के किसी ब्रोकर ने, पीआरओआई से इन्वेस्टमेंट कराया, कितना दोगे? कहता है $25,000 या 5% इनवर्ड रेमिटेंस का पर ट्रांजेक्शन, यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट वहां से आया है फॉरेन से उसका 5%, या तो $25,000, बरोबर है क्या? ये हो गया सर, यहां तक की बात हो गई। ये आप रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए उनको दे सकते हो, ठीक है सर। कंसल्टेंसी सर्विस पे चलते हैं। कहता है भैया देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर कंसल्टेंसी सर्विस ले रहे हो तो यूएस डॉलर ये देखो 1 करोड़ तक, $1 करोड़ तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो कहता है इसके लिए भैया $10 लाख है पर प्रोजेक्ट, इसके लिए आरबीआई की अप्रूवल नहीं, इसके ऊपर आपको आरबीआई की अप्रूवल लगेगी। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस रिइंबर्स करना चाहते हैं, कि बाहर की कोई कंपनी उसने यहाँ पे कोई सब्सिडरी बनाई होगी, यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस क्या होगा? कंपनी सेक्रेटरी से इनकॉर्पोरेशन का खर्चा आया होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए आपने डिपॉजिट दिया होगा, ये प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है जो आप रिइंबर्स कर सकते हैं। इंडिया की होल्ली ओन्ड सब्सिडरी अपने पेरेंट कंपनी को रिइंबर्स कर सकती है, कितना? 5% जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने इंडिया में लाया, या तो $1 लाख, आप इतना कर सकते हो, आप रिइंबर्स कर सकते हो। इसके ऊपर जितना जाएगा वहां पे आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, ठीक है सर। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? कहता है सुनीता गारमेंट्स लिमिटेड है, हाँ सर, लेदर गारमेंट एक्सपोर्ट कर रही है, अच्छी बात है सर। कंपनी ना तो लोकेटेड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ना तो कोई स्पेशल स्टेटस है लाइक होल्डर एक्सपोर्टर या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी आपकी एडवाइस मांग रही है, क्या टाइम लिमिट होनी चाहिए? जिस समय तक वो रियलाइज और इंपोर्ट कर ले फॉरेन एक्सचेंज जो उसको एक्सपोर्ट करने से आ रहा है। तो भैया ये एक्सपोर्ट कर रही है लेदर का गारमेंट्स, कितने समय में इस एक्सपोर्ट का पैसा उसको इंडिया में ले आना है फेमा के हिसाब से, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सेक्शन नंबर 7 कहता है फुल एक्सपोर्ट वैल्यू या सॉफ्टवेयर या सर्विस एक्सपोर्टेड। अब यहां पे कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं, लेदर गारमेंट्स कितने समय में आ जाना चाहिए? बोले 9 मंथ्स में आ जाना चाहिए जब से आपने एक्सपोर्ट किया है। लेकिन कहता है अगर आपने ये एक्सपोर्ट किसी वेयर हाउस में किया है जो आपने आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश हुआ है, आरबीआई की परमिशन से किया हुआ है, तो कहता है जो फुल एक्सपोर्ट वैल्यू है आप 15 मंथ्स में ला सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स, जब से यहां पे आपने शिप किया है वहां से 15 महीने में। कब? अगर आउटसाइड इंडिया वेयर हाउस को कर रहे हो एक्सपोर्ट, आरबीआई की परमिशन से कर रहे हो, तो शिपमेंट से 15 महीने। और यहां पे लिखा है देखो 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, ये जनरल था, और ये शिपमेंट से है 15 महीने अगर वेयर हाउस को कर रहे हो तो। एक्सटेंशन आपको आरबीआई दे सकता है, ऑथराइज डीलर के थ्रू आप जा सकते हो एक्सटेंशन के लिए। कहता देखो आरबीआई सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन इशूड बाय दैट बैंक इन दिस बिहाफ मे फॉर सफिशिएंट एंड रीजनेबल कॉज एक्सटेंड कर सकता है पीरियड ऑफ 9 मंथ्स और 15 मंथ्स एज द केस में भी। आप चाहो तो एक्सटेंशन ले सकते हो आरबीआई की अप्रूवल से, ठीक है सर। तो सुनीता गारमेंट को ऐसा आपने एडवाइस किया भाई या तो आप 9 महीने या तो 15 महीने, डिपेंडिंग कि आप कौन सा वाला एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब 20 पे चलते हैं। 20 क्या कहता है भाई? अमित है, रोहित है, महेश है, 3 दोस्त है, इंजीनियर्स है, पास्ड आउट इंजीनियर्स। अब वो स्टार्टअप शुरू कर रहे, 10 लाख रुपए लगा रहे सब। महेश को यूएसए पे जॉब मिल गई है, वो यूएसए चले गए। द कंपनी विल बी अ मैन्युफैक्चरिंग अ स्पेयर फॉर कंप्यूटर, जो कि बहुत डिमांड में, यानी कि इंडिया में जो कंपनी बना रहे, जो स्टार्टअप बना रहे हैं, वो स्पेयर्स मैन्युफैक्चर करेगी, ठीक है सर। महेश शेयर होल्डर बनना चाहता है इस पे, जो यूएसए चले गया है, और डायरेक्टर भी बनना चाहता है, विच अदर बाकी के लोग यानी कि जो रोहित और अमित है उसके लिए एग्री कर लिए, वो भी डायरेक्टर रहेंगे इसमें। प्रपोज्ड कंपनी प्राइवेट कंपनी रहेगी जो कि एक डी लाइसेंस सेक्टर है। डी लाइसेंस यानी कि इससे आपको आरबीआई से इसके लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, डी लाइसेंस सेक्टर है। होल्डिंग ऑफ महेश इन द कंपनी विल बी अराउंड 35%, 35% का स्टेक रहेगा महेश का। अब टीम आपसे पूछ रही है कि भाई इन चीजों में आप एडवाइस करिए। पहला, क्या महेश 35% होल्ड कर सकता है? डी लाइसेंस सेक्टर है, बोला कर सकता है। बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकता है, कर सकता है। क्या हम उसको कन्वर्टेबल नोट दे सकते? कन्वर्टेबल नोट क्या होता है?
एक प्रकार से आप उधार ले रहे हो ये बोल के, जो कुछ समय बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से रूट से आएंगे और क्यों आएंगे ऐसा, और क्या महेश को डिविडेंड दे सकते हो? तो आइए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले बिल्कुल 35% ले सकता है, टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, कोई बार नहीं है इसके अंदर, ठीक है सर, बोर्ड मीटिंग में अटेंड कर सकता है। बिल्कुल कन्वर्टेबल नोट दे सकते हो आप। एक प्रकार से स्टार्टअप कंपनी में कन्वर्टेबल नोट ऐसा होता है कि आप एज अ डेट पैसे लेते हो जो एक समय के बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है। ये इक्विटी शेयर दे दो, शेयर वारंट दे दो, डिबेंचर दे दो, प्रेफरेंस दे दो, सब चलेगा। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूट से आएगा, या तो ऑटोमेटिक रूट से या तो अप्रूवल रूट से, डिपेंडिंग कौन सा रूट आपका रहेगा। तो कहता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है ऑटोमेटिक रूट में विदाउट प्रायर अप्रूवल, अगर ऑटोमेटिक रूट है, और अगर अप्रूवल वाला रूट रहेगा तो आप परमिशन लेके आओगे, ठीक है सर। तो कहता है सिंस द इन्वेस्टमेंट इज परमिटेड अंडर रेगुलेशन, कोई अप्रूवल नहीं है, जैसे ऊपर अपन ने बताया था कि भाई इसके लिए कोई बार नहीं लगाया हुआ है, आप आ सकते हो किससे, बिना अप्रूवल के ऑटोमेटिक रूट से। और क्या वो रिपाट्रिएट कर लेगा? बिल्कुल रिपाट्रिएट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं दोस्तों। कहता है फास्ट टेक्नोलॉजी एक अनलिस्टेड कंपनी है, शेयर कैपिटल इसका है 23 करोड़ रुपए का। ये नेगोशिएट कर रही है एक फॉरेन इन्वेस्टर से फॉर अ 20% स्टेक इन द कंपनी बाय इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर एट अ प्राइस टू बी नेगोशिएटेड। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर 20% लेगा और ये फॉरेन इन्वेस्टर को कुछ इक्विटी शेयर्स देगी, ठीक है सर। कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप नहीं है क्योंकि कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर पे है। एज अ सीएफओ ऑफ द कंपनी, आपको सीएफओ बोल रहा है, आपको बताना है डायरेक्टर्स को कि क्या ये इशू परमिसिबल है। दूसरा, क्या स्टेप्स लिया जा सकता है इन शेयर्स को इशू करने के लिए। तो एक एक करके आते हैं नोट फॉर डायरेक्टर में। सबसे पहले भाई अनलिस्टेड हो तो सेबी रेगुलेशन भी नहीं लगेगा। फेमा क्या लगता है, हाउएवर द कंपनी हैज टू कंप्लाई द फेमा सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, क्योंकि आप फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वाइट कर रहे हो अपनी कंपनी में स्टेक के लिए। तो कहता है एग्जिस्टिंग एफडीआई गाइडलाइन के हिसाब से गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी सेक्टर वाला है। ना तो कंपनी को आरबीआई से अप्रूवल लेनी है कि ऑटोमेटिक सेक्टर पे, ऑटोमेटिक रूट पे आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट विद इन लिमिट है। तो कहता है एक बार रेमिटेंस रिसीव हो गया, आपको आरबीआई को इंटीमेट करना पड़ेगा, जैसे वो एफसीजीपीआर फॉइल में और वो जो मास्टर आरबीआई का मास्टर पोर्टल में आपको अपडेट करना पड़ता है कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको आया। स्टेप्स टू बी टेकन फॉर शेयर इशू, क्या करना पड़ेगा भाई, डीमेट मोड में होना चाहिए। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रिपाट्रिएशन ऑफ डिविडेंड टू फॉरेन इन्वेस्टर। बस हाँ, टैक्स वैक्स अपन कट करेंगे। तो शेयर्स शैल हैव द सेम वोटिंग राइट जैसे बाकी लोगों को है, एंड इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ऑथराइज डीलर कौन होता है, मैंने आपको जैसे बताया। ऑथराइज पर्सन कौन होता है, तो बोले ऑथराइज डीलर, जिसको अपन बैंक बोलते हैं। आप इनको रुपए दोगे, बदले में डॉलर देंगे। मनी चेंजर, ये आपको सिटी के अंदर मिल जाते हैं, किसी पॉश इलाके में मिल जाते हैं, मनी चेंजर करके लिखा रहता है, लाइसेंस लेते हैं आरबीआई से। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रहता है, जहां पे आमतौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अब वहां पे भी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट को रुपए देके आप वहां से डॉलर ले सकते हैं। ये 3 प्रकार के लोग ऑथराइज्ड पर्सन कहलाते हैं, जिससे आप फॉरेन एक्सचेंज की डील कर सकते हैं। इसके अलावा आप डील किसी से नहीं कर सकते। इसके अलावा और कोई पर्सन जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया हुआ है, उसको आप ऑथराइज पर्सन बोल सकते हो, और इन्हीं के थ्रू आप सारे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करोगे, अन्यथा उसको कॉन्ट्रावेंशन माना जाता है, किसका, फेमा का। एंड दैट्स ऑल दोस्तों। यहां पे आके मैं अपना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी खत्म करता हूं। दिस वाज अ वेरी क्विक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जो मैं कर सकता था। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आपको पता ही है, ये अपन ये सारी चीजें लिख लिख के वहां पे सारी चीजें खत्म करके लेते हैं। रिविजन में इस कम टाइम में इतना ही शायद कवर हो सकता है जिसमें मैंने अपना बेस्ट दिया। अगर आपको थोड़ा भी मेरा एफर्ट अच्छा लगा है दोस्तों, तो डू लाइक। अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है, कमेंट करके जाइएगा। आई विल क्लियर माई सीएमए फाइनल एग्जामिनेशन इन अपकमिंग अटेम्प्ट। क्लियर होने के बाद एडिट करके जाइएगा, सर देखो बोला था, अब मैं फाइनली सीएमए फाइनल सो एंड सो बन गया हूं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी। दिस साइड सीएस अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।